खिलाफत आंदोलन है। देखिए, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन है क्या? ये जो है खिलाफत आंदोलन का संबंध टर्की से है। टर्की में एक जगह है जेरूसलम, जो खलीफाओं की पवित्र भूमि थी। मतलब समझिए, खलीफा कौन है? खलीफा पृथ्वी पर इस्लामिक धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु को कहते हैं, जिसकी कोई अवहेलना नहीं करता है, जिसका सब सम्मान करते हैं। अब जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय तुर्की के सुल्तान, जो खलीफा भी था, उसने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ एवं जर्मनी के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। जब युद्ध चल रहा, प्रथम युद्ध चल रहा होता है, तो इसमें मित्र राष्ट्र जर्मनी को हरा देते हैं और साथ में तुर्की को भी हरा देते हैं। अब तुर्की में है, यहाँ पर एक संधि हुई जिसे बोलते हैं सीवियर्स संधि। सीवियर्स संधि जो हुई थी अगस्त 1920 में हुई थी। इसके द्वारा तुर्की साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था। खलीफा के सभी धार्मिक स्थलों या नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। मतलब कहने समझ लिए, भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के पक्ष में थे। वो हमेशा अंग्रेजों को ये कहते थे कि आप हमारे टर्की में स्थित जेरूसलम में छेड़छाड़ ना करें, हम आपके साथ हैं। जबकि इन्होंने मित्र राष्ट्रों ने जेरूसलम को आपस में बांट लिया और खलीफाओं का अपमान किया और इस्लाम की पवित्र भूमि जेरूसलम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब ब्रिटेन की इस टर्की विरुद्ध गलत नीति के कारण भारतीय मुसलमानों ने एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया, जिसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। सितंबर 1919 में एक मुस्लिम सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हारून जफर या इब्राहिम हारून जफर ने की। इस सम्मेलन में बंबई के सेठ छोटन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ। इसका उद्देश्य साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ एवं खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। मतलब यह है कि जो टर्की साम्राज्य था उसको छिन भिन कर दिया था, आपस में बांट लिया था, उसके खिलाफ, और दूसरा जो खलीफाओं का अपमान किया था, खलीफाओं की सत्ता खत्म कर दिया था, उसके नियंत्रण कम कर दिया, उसके पक्ष में आंदोलन करना था। खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए फजलुल हक और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ। अब दिल्ली में जो हुआ है, सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से असहयोग एवं कौंसिल और सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। अब कहने का मतलब जो है कि हम ब्रिटिश को किसी मामले में सहयोग ना करके असहयोग करेंगे। उसके बाद डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला। फिर वहीं मार्च 1920 में ही मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात मुद्दा ने कहा खिलाफत इसके टर्की के संबंध में ही था, पर इनकी जो मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है,
उसका कोई लाभ नहीं हुआ। अब उसके बाद फिर क्या होता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में जून 1920 को एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। मतलब कहाँ, इलाहाबाद में जो बुलाया था, उसमें इलाहाबाद सम्मेलन में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई, या आंदोलन के उस पर लक्ष्य निर्धारित किए कि असहयोग को हमें किस तरह से चलाना है। अब आंदोलन में क्या किया गया, इसमें जो है 4 चरण निर्धारित किए गए। पहले चरण में क्या था, पदवी और सम्मान को त्यागना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों को उनके अच्छे कार्य या काम करने के उपलक्ष्य में जो भी सम्मान या पदवी दी जाती थी, तो भारतीय लोगों ने सबसे पहले उनका त्याग करने का निर्णय लिया। दूसरी बात थी सरकारी सेवाओं के पदों का त्याग करना, यानी कि मतलब जो है, जो भारतीय लोग सरकारी ऑफिस में पद पर बैठे हुए थे, उनको छोड़कर स्वदेशी या देश को आज़ाद करने की बात करने लगे स्थिति वाले। तीसरा पॉइंट क्या था, पुलिस एवं सेवा की, मतलब जब पुलिस सेवा की सेवाओं में भर्ती होने से इनकार कर दिया, यानी जो पुलिस है या सेवा, इनकी सेवाओं में जो भर्ती हो उसको हम नहीं करेंगे। चौथा क्या किया, करों की ना अदायगी, मतलब जो है जो कर देते थे अब वो कर नहीं देंगे। क्यों, अपना जो है एक तरह से भारतीयों का प्रशासन में असहयोग करना था, अपना गुस्सा प्रकट करना था। ये मतलब जो है ऐसा करने के 4 चरण निर्धारित हुए जो इलाहाबाद सम्मेलन हुआ खिलाफत कमेटी का। जुलाई 1921 में कराची में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने घोषणा की कि आज किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में नौकरी करना या फिर उसकी भर्ती में नाम लिखवाना या फिर हम कह सकते हैं उसमें भाग लेना या उसमें किसी तरह की मदद करना वो हराम है। मतलब कहने का मतलब है जो भी इनके पक्ष की बात करेगा वो मतलब जो है देशद्रोही कहलाएगा। मतलब उसके बाद बात करते हैं खिलाफत आंदोलन का हल स्वयं तुर्की में ही कर लिया गया। कैसे कर लिया गया? 1922 में कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की या तुर्की में एक क्रांति हुई। कमाल पाशा ने सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ को गद्दी से उतार दिया। उनके स्थान पर अब्दुल मजीद को खलीफा घोषित कर दिया और खलीफाओं के समस्त अधिकार, राजनीतिक अधिकार अपने पास रख लिए या उसके हड़प लिए। अब उसके बाद फिर क्या होता है, 1924 में ही भारतीय मुस्लिम कमेटी ने विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल कमाल पाशा के पास भेजा। कमाल पाशा ने इस प्रतिनिधि मंडल पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की और खलीफा का पद को भी समाप्त कर दिया। जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो उससे मतलब जो है हमारा जो आंदोलन है खिलाफत में मतलब जो है खिलाफत आंदोलन ये काफ़ी हद तक काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। कमाल पाशा ने टर्की में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया और मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि की जिसमें भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। मतलब ये समझिए जब कमाल पाशा ने मित्र राष्ट्रों के साथ एक नया एग्रीमेंट किया, उसे और मतलब है टर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब जो सबको सम्मान, सभी धर्मों को सम्मान मानेगा। और उसके बाद जो है
भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। धन्यवाद। इतना